नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित ल्हासा की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी एक यात्रा वृत्तांत लेखक के श्रेणी में आते हैं। वह अपनी अधिकांश रचनाओं को यात्रा के दौरान ही उसके शीर्षक को खोजने का प्रयास करते हैं और यात्रा के दौरान आई हुई जो भी विशेषताएं होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं या जो कमियां होती हैं, उसको वह लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी अपने घुमक्कड़ जीवन से के माध्यम से ही उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं को लिखने का प्रयास किया गया। इसीलिए राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में कहा जाता है धातु घुमक्कड़ जिज्ञासा। अर्थात राहुल सांकृत्यायन जी भी कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा आपको विषय वस्तु मिलेंगी। और इस तरह से राहुल सांकृत्यायन जी ल्हासा की ओर नामक पाठ के माध्यम से हमें उन पहाड़ी और प्राकृतिक रूप से सुंदर वन प्रदेशों का, पहाड़ों का परिचय कराने का प्रयास किए हुए हैं। आइए हम देखें, राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें इसीलिए भाषा का महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत तो हो गया। आप देखेंगे 1963 में देहांत हो गया और 1893 में पैदा हुए, तो लगभग 70 साल की उम्र तक इनका जीवन रहा। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राविद, जीवनी आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में उन्होंने लिखा है। दर्शन, दिग्दर्शन भी लिखे। 22वीं सदी, बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। रूस से लेकर भारत तक के, जैसे बोलगा रूस की नदी का नाम है, गंगा भारत की नदी का नाम है, वहाँ से यहाँ तक। भागो नई दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ साथ, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी उनकी रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत से लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार किया, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्त जीवन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया, घुमक्कड़ी। और इस तरह से घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। यानी यात्रा के दौरान जो भी पहाड़ पर दुर्गम चीज़ें, मैदानी भाग में अच्छी चीज़ें, प्रकृति की सुंदरता, मनोहारी दृश्यों को उन्होंने यात्रा के दौरान देखा और अपनी रचनाओं में संकलित करने का प्रयास किए। आइए ल्हासा की ओर देखें। ल्हासा की ओर संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जब पहली बार राहुल जी तिब्बत यात्रा के लिए गए तो स्वाभाविक है, पहली बार कई बार राहुल जी ने तिब्बत की यात्रा की, तो पहली यात्रा का यह वर्णन है जो उन्होंने सन 1929-30 में
नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। भारतीयों को सख्त मना किया गया था, आप तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। प्रश्न होता है कि आखिर में राहुल सांस्कृत्यायन जी भिखमंगे के रूप में क्यों तिब्बत की यात्रा पहली बार किए? क्योंकि सभी भारतीयों को क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था, मना कर दिया गया था। किसके द्वारा? वहाँ की सरकार की। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस तरह से अब देखें कि लहासा की जो ओर है वह तिब्बत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ पर जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ का वातावरण है, रहन सहन है और इस तरह से उसका बड़ा मनोहारी दृश्य में उन्होंने वर्णन किया। ये देखें लहासा की ओर राहुल सांस्कृत्यायन जी, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है। लहासा जो है नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य मार्ग है, हरे कड़ीफोल का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। यहाँ चीनी सेना के सैनिक भी हैं और इस तरह से व्यापारी मार्ग भी है। इसीलिए यहाँ पर जगह जगह फौजों की टुकड़ियाँ रहती हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। ऐसा ही एक उदाहरण, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत ने यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ जात पात और छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। और इस तरह से वहाँ कहते हैं बहुत बड़ी विशेषता, वहाँ जात पात नहीं है। जिस समाज में जात पात न हो, समझिए उस समाज के अंदर बहुत प्रेम भाव है। छुआछूत नहीं है। औरतें पर्दा भी करती हैं और औरतें पर्दा भी करती हैं, नहीं भी करती हैं, इसका भी कोई प्रतिबंध नहीं है। और इस तरह से वहाँ के घर के दरवाजे खुले हैं। कुछ ही ऐसे भिखमंगे हैं जिन्हें लोग अपने घर में आने नहीं देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर अंदर तक जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तभी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। आप अपना चाय दीजिए, उसे वो पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, मक्खन भी दे दीजिए, सोडा नमक भी दे दीजिए। वह चाय चोरी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगी, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। इस तरह की वहाँ पारदर्शिता है। इस पारदर्शिता के बारे में राहुल सांस्कृत्यायन जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलते
लगे। ऐतिहासिक चीनी किले से हम वहाँ से निकलें तो एक आदमी राहगीरी मांगने आया, राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे। हम थोड़ला गांव पहुंच गए और वहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे। अब सुमत कौन है? उनका मार्गदर्शन करने वाला है। और भिखमंगे रहते भी हैं के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भक्त यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन उस समय हमें किसी ने यहाँ रहने की जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं। छड़ मतलब कि गांजा के जैसे होता है ना धूमपान, वैसे लोग वहाँ के पीते हैं और जब पी लेते हैं तो शाम को बहुत कम होश आवाज़ रहता है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत कुछ तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। यहीं डाकू रहते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तभी खूनी को सजा भी मिल सकती, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस को उतना खर्च नहीं करते कि वहाँ गवाह भी तो कोई मिस। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर में तिब्बत के लोग या लहासा के लोग या थोड़ला के लोग हथियार लेके कैसे घूमते हैं? तो होता है कि यहाँ कानून नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, तो लाठी, जैसे हमारे लाठी का कोई लाइसेंस नहीं होता है, वैसे वहाँ पर कोई हथियार का लाइसेंस नहीं होता है। आराम से लेके लोग घूमते रहते हैं। डाकू यही जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि सबके पास हथियार है। डाकू पहले लोगों को जान ले लेते हैं, फिर सामान लेते हैं। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जेब निकाल, पूछी दया 1 पैसा करते भीख मांगे। जहाँ हम देखते थे कि यहाँ काफ़ी संदिग्ध माहौल है, हम लोग टोपी उतार लेते थे और तुरंत कुची करके दया करो, दया का पैसा मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। फिर मैंने सुमत से कहा, यहाँ से लंको तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चले। इस तरह 2 घोड़े लोग कर लेते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे।
हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा और इस तरह से हम देखेंगे कि मेरा घोड़ा कुछ धीमे जब चलने लगा तो समस्या बन गई कि हम अब बहुत तेज़ी से उस जगह की यात्रा नहीं कर पाते थे। इस तरह से हम देखते हैं मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनिश्तों की तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला। दोनिश्तों मतलब मौजों की तरह। याद नहीं पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, तब और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। एक जगह जाने पर से दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का जो रास्ता है दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमत इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। तुम्हारे इंतज़ार में मैं 2 टोकरी कंडे मतलब गोबर के ऊपर ही फूक डाले। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमत को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गरम धुक्का मिला और इस तरह से लोग घोड़े के माध्यम से जब यात्रा करना शुरू करते हैं तो ऐसे स्थिति में देखते हैं कि घोड़ा काफ़ी सुस्त है, धीरे चल रहा है, रास्ता भूल गए, जिससे उन्हें काफ़ी देरी में जाना पड़ा। ठीक है, और अगले वीडियो में आपको बचे हुए शेष भागों का ठीक और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से भारतीय जनमानस को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि कानून का जीवन में बड़ा योगदान होता है। जिस जगह कानून नहीं होता है उस जगह की जो व्यवस्था होती है वह बहुत दयनीय होती है और अस्थायी रूप से वहाँ पर जनजीवन सामान्य नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर नियमों का पालन करने वाला सख्ती से कोई नहीं है। जहाँ पर नियमों का सही से पालन नहीं होता है वहाँ पर की जो जनता है वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून का जीवन में बड़ा योगदान होता है, बड़ा अपना सहयोग